हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय और हम लोग आईटीसी का चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कर लिए हैं। आप लोग देख भी लिए होंगे। अब हम लोग कुछ छोटा छोटा चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो उस सीरीज में सबसे पहला चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे जो कि है एडवांस रूलिंग का चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे एमसीक्यू में हो चाहे डिस्क्रिप्टिव में हो, तो बहुत आसानी से आपको फुल में फुल मार्क्स आ सकता है इसमें। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एडवांस रूलिंग जिसका मतलब एडवांस रूलिंग वर्ड से ही क्लियर है कि कोई भी रूलिंग हम लोग एडवांस में ले रहे हैं। कोई भी रूलिंग कब लिया जा रहा है? एडवांस में लिया जा रहा है। तो एडवांस रूलिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब रूलिंग लिया जा रहा है तो यहाँ पे कोई अथॉरिटी होगी जिनके पास हम जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के अगेंस्ट में कुछ आंसर्स उनसे पूछेंगे। जो भी डाउट आएगा उसके अगेंस्ट में हम लोग आंसर्स उनसे पूछेंगे। तो इसमें कुछ भी हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। किस किस एरिया में हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो एडवांस रूलिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कौन से क्वेश्चंस के अगेंस्ट में एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिसीजंस कितने दिन में आ जाएगा, डिसीजंस किन के ऊपर बाइंडिंग होगा, कब तक बाइंडिंग होगा, कितना फीस लगेगा, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो एडवांस रूलिंग मतलब कोई भी रूलिंग एडवांस में लिया जा रहा है। कौन कौन से क्वेश्चंस के अगेंस्ट में एडवांस रूलिंग ले सकते हैं? तो सर 7 क्वेश्चंस के अगेंस्ट में एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। 7 मतलब थाला फॉर अ रीजन, बिकॉज हम लोग जानते हैं भी कि धोनी जो है एडवांस में रूलिंग कर देते थे खुद से ही। इसीलिए डीआरएस को बहुत सारे लोगों ने नाम दिया कि धोनी रिव्यू सिस्टम। मतलब धोनी अगर बोल दिए हैं, धोनी अगर डीआरएस लिया है तो मतलब कि वो आउट है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एडवांस में हम लोगों को रूलिंग लेना है। याद रखने के लिए आपको 7 क्वेश्चंस पे हम लोग आंसर सीख कर सकते हैं। वो 7 को आप लोग थाला फॉर अ रीजन से याद रख सकते हैं। इन 7 क्वेश्चंस कौन कौन से एरिया से होंगे वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको 7 क्वेश्चंस में से आएगा। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ। कोई भी गुड्स या सर्विस के क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है सर, कोई भी नोटिफिकेशन इस एक्ट में इशू किया गया है, सीजीएसटी एक्ट हो, एसजीएसटी एक्ट हो, आईजीएसटी एक्ट हो, वो मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इसको पूछने के लिए भी हम लोग एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन आया, मान लीजिए कोई रेट का नोटिफिकेशन आया, तो वो नोटिफिकेशन मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है ना। मान लीजिए ई इनवॉइस का कुछ कंप्लायंस से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया, तो वो ई इनवॉइस का कंप्लायंस से रिलेटेड नोटिफिकेशन मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी गुड्स या सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हमसे नहीं हो रहा है, तो उसके डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई, इससे मिलता जुलता हम लोग एक और चीज पढ़ चुके हैं प्लेस ऑफ सप्लाई पर। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी। आपने कोई भी टैक्स आपने पे कर दिया या आपने ऐसा मान लिया गया कि आपने पे किया, डीम टू हैव बीन पेड, तो उसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं, इसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स। आपको कोई भी गुड्स या सर्विस के ऊपर आपका लाइबिलिटी बनता है कि नहीं टैक्स पे करने का, इसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है सर वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ने कोई एक पर्टिकुलर चीज किया है विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो गुड्स के रिलेशन में किया हो या सर्विस के रिलेशन में किया हो या दोनों के रिलेशन में कुछ पर्टिकुलर थिंग एप्लीकेंट ने करा है, वो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं विद इन द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। सप्लाई सर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सप्लाई के स्कोप के बारे में दिया हुआ है। तो उसके मतलब उसके मीनिंग के अंदर में जो मैंने पर्टिकुलर चीज, एप्लीकेंट ने जो कोई पर्टिकुलर चीज किया है, मान लीजिए सेल किया है, तो वो सेल उस सप्लाई के मीनिंग में आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए भी मैं एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो 7 क्वेश्चंस में सर 7 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं। आप सिक्वेंशियली याद रखने का कोई जरूरी नहीं है। मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन लिया हूं तो अब सप्लाई करूंगा। सर सप्लाई करेंगे तो कोई भी चीज मैंने करा वो सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई है अगर, तो उससे मुझे उस पर टैक्स देना है कि नहीं देना है। टैक्स देना है तो आईटीसी से भी रिलेटेड चीज आएगा। टैक्स देना है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन मेरे ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और
कोई भी गुड्स या सर्विस या दोनों का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो 7 क्वेश्चंस के अगेंस्ट में आप बस एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आया आपके पास तो उसके लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप 7 क्वेश्चंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे नहीं बताया गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे सर, जो क्वेश्चंस के लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज जो पर्टिकुलर सप्लाई के अगेंस्ट में आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो या तो आप अभी कर रहे हो वो पर्टिकुलर सप्लाई, या फिर आप करने वाले हो। मतलब एडवांस में आपको रूलिंग लेना है। मैं 3 महीने के बाद कोई एक पर्टिकुलर सप्लाई करना चाह रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं एडवांस रूलिंग सीख कर रहा हूँ। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों के लिए कर सकते हैं। जो अभी हम लोग कर रहे हैं सप्लाई, उससे रिलेटेड एडवांस रूलिंग में 7 क्वेश्चंस में से कुछ भी पूछ सकते हैं, या एक से ज्यादा भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम बाद में भी कुछ करना चाह रहे हैं, आई एम प्रपोजिंग इट टू अंडरटेक, मैं इसे करने वाला हूं, करना चाहता हूं, अभी नहीं कर रहा हूं, करना चाहता हूं, उसके लिए भी मैं एडवांस रूलिंग ले सकता हूं। तो 7 क्वेश्चंस के लिए हम लोग एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर रेलिवेंट प्रोविजन। जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, जो एडवांस रूलिंग देगी, जो अथॉरिटी बनाई गई है एडवांस रूलिंग के लिए, और जो अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है एडवांस रूलिंग के लिए, ये SGST एक्ट में बनाया गया है सर। ये स्टेट GST एक्ट में बनाया गया है, ये CGST एक्ट में नहीं बनाया गया। तो जो SGST एक्ट में जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वही CGST के लिए भी काम करेगी। CGST एक्ट में कोई भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नहीं है। और इससे ही ये रीजन है सर, स्टेट चूंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर एक स्टेट से रिलेट नहीं करता है, ये मल्टीपल स्टेट्स को रिलेट करता है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिसीजंस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नहीं दे सकती है। एडवांस रूलिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिसको मन आएगा वो अप्लाई कर देंगे। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, मतलब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो भी एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तभी तो सर एक क्वेश्चन तो वहां पे एक क्वेश्चन तो रजिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड है कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा कि नहीं लेना होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं लायबल हूं या नहीं हूं। ये हम कब पूछेंगे सर? जब हम रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं तभी तो पूछेंगे। तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है अथॉरिटी कब एडमिट नहीं करेगी? जब क्वेश्चंस आप अपने मन से कुछ भी, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एडवांस रूलिंग नहीं ना ले सकते हैं आप। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड प्रोविजंस के, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते हैं। तो जब 7 क्वेश्चंस के अलावा आपको और किसी भी चीज में दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए आपने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर दिया, तो अथॉरिटी एडमिट नहीं करेगी आपका एप्लीकेशन को। या फिर जो क्वेश्चन आपने रेज करा है वो या तो पेंडिंग है, या तो पेंडिंग है, या फिर डिसाइड कर दिया गया है कोई प्रोसीडिंग्स में। मान लीजिए आपके ऊपर कोई एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, अपील प्रोसीडिंग्स में आप हैं, आप अपील में हैं, आपका कोई इशू जो है अपील में, एडजुडिकेशन में डिसाइड हो गया, अब अपील में है, तो अपील में पेंडिंग है। तो जो अपीलेट अथॉरिटी अब डिसाइड करेगी उसको आप इधर से लाके एडवांस रूलिंग उस क्वेश्चंस के ऊपर तो नहीं ले सकते हैं सर। या फिर जो क्वेश्चंस आपका डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी कोई भी प्रोसीडिंग्स में, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, अपीलेट प्रोसीडिंग्स में, उसके ऊपर आप यहाँ पे आके एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेश चीजों के ऊपर ही आपको एडवांस रूलिंग मिलेगा। टाइम लिमिट क्या है सर? रूलिंग का टाइम लिमिट सर 90 दिनों के अंदर अंदर आपको रूलिंग मिल जाएगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR आपको 90 दिन के अंदर, 90 दिन कहां से? जिस दिन आप एप्लीकेशन आपका रिसीव होगा वहां पे। और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग भी 90 दिन के अंदर अंदर अपना ऑर्डर सुना देगी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील से। और एक रेफरेंस का प्रोविजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, या रेफरेंस का केस है तो रेफरेंस के डेट से 90 दिन के अंदर अंदर, अगर अपील का केस है तो अपील के फाइलिंग से 90 दिन के अंदर अंदर। एडवांस रूलिंग किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा? एडवांस रूलिंग किसके ऊपर अप्लाई होगा? बाइंडिंग ऑन होम? एडवांस रूलिंग किनके ऊपर अप्लाई होगा? एडवांस रूलिंग किनके ऊपर अप्लाई होगा? एडवांस रूलिंग होगा अपीलेंट के ऊपर अप्लाई होगा। एडवांस रूलिंग किसके ऊपर अप्लाई होगा? अपीलेंट नहीं, सॉरी, एप्लीकेंट। अगर पहला एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का केस है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का केस है, तो एप्लीकेंट के ऊपर एडवांस रूलिंग अप्लाई होगा। एप्लीकेंट के ऊपर कौन से मैटर के लिए होगा? जिस मैटर पे रूलिंग सॉर्ट किया गया उसी मैटर के लिए ना होगा। एप्लीकेंट के ऊपर अप्लाई होगा एडवांस रूलिंग एप्लीकेंट के ऊपर कौन से मैटर पे होगा? जिस मैटर पे उन्होंने एडवांस रूलिंग लिया है। और किसके ऊपर होगा?
और वो कंसर्न अथॉरिटी के ऊपर भी एडवांस रूलिंग या और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो एप्लीकेंट का जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उसके ऊपर भी एडवांस रूलिंग अप्लाई होगा। अगर नहीं होता है ऐसा, आप मानिए अगर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के ऊपर नहीं होता तो मेरे ऊपर होके क्या होता? अगर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर मानता ही नहीं इस रूलिंग को, उसके ऊपर बाइंडिंग है तभी तो वो मानेंगे। अगर उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता मेरे से रिलेटेड चीजों में, तो फिर वो मेरे एडवांस रूलिंग लेने का क्या फायदा होता? अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला है मेरा इस पे टैक्स नहीं बनेगा, एडजुडिकेशन अथॉरिटी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर बोल रहे हैं इस पे टैक्स बनेगा, तब क्या फायदा होता? तब तो फिर से मुझे एडजुडिकेशन, फिर अपील, फिर जो मेरा ये प्रोसीडिंग होता। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कौन से मैटर पे होगा? जिस पे रूलिंग लिया गया है। और किसके ऊपर होगा? जो कंसर्न ऑफिसर या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर हैं एप्लीकेंट से रिलेटेड, उनके ऊपर होगा। रूलिंग कब तक बाइंडिंग है सर? रूलिंग तब तक बाइंडिंग है जब तक कि लॉ, फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग हैव चेंज। मतलब अगर लॉ चेंज हो गया जिसके बेसिस पे एडवांस रूलिंग दिया गया था, तब तो एडवांस रूलिंग वैलिड नहीं है। फैक्ट्स चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया। सर लॉ कब अप्लाई करते हैं? लॉ मेरे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई हुआ है, तो मेरा फैक्ट्स और सर्कमस्टांस चेंज हो गया या लॉ चेंज हो गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जिस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हमने एडवांस रूलिंग लिया था वो फैक्ट्स चेंज हो गया। अब पहले मैं सप्लाई करता था, मान लीजिए यहाँ इंडिया में, मान लीजिए मैं सप्लाई करता था, अब मैं सप्लाई करने लगा हूँ नेपाल, हो सकता है उसके कारण भी कुछ फैक्ट्स में चेंजेस आ जाए। तो वैसे अगर कुछ फैक्ट्स या सर्कमस्टांस के चेंज होने से या लॉ के चेंज होने से जीएसटी का रेट मुझे बताया गया 12% एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया कि आपके ऊपर 12% जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा। अब सरकार ने 12% रेट को एबॉलिश कर दिया, मैक्सिमम 12% रेट को रिसफल कर दिया गया, किसी को 5 में, किसी को 18 में। तो अब जब 12% का रेट ही उस पर एप्लीकेबल नहीं है तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कैसे मेरे ऊपर बाइंडिंग होगा? तो अब चूंकि लॉ ही चेंज हो गया है इसीलिए अब वो एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। ऐसे जिंदगी भर बाइंडिंग है सर, जब तक लॉ, फैक्ट और सर्कमस्टांस चेंज नहीं हो जाए। ये आपको याद रखना है, लॉ सरकार की तरफ से, फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, हमारा जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस था केस का वो चेंज हो गया। सर एडवांस रूलिंग तो उस एप्लीकेंट के ऊपर ही बाइंडिंग होता है, पर उसका परसुएसिव वैल्यू तो है सर। जो रैशनल के ऊपर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया है उसको तो हम लोग बाकी एप्लीकेंट के केस में भी यूज करते ही हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं है उस एप्लीकेंट, हालांकि वो उस एप्लीकेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अदर देन जिन्होंने एडवांस रूलिंग लिया उनके ऊपर तो बाइंडिंग नहीं है। पर डिसीजंस का जो आपका डिसीजंस का जो रैशनल है उसको तो हम लोग यूज कर सकते हैं। आईसीआई के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा क्या एडवांस रूलिंग हर साल लेना है? नो सर, नहीं लेना है। उसके बाद आप लिख देंगे कि एडवांस रूलिंग तब तक बाइंडिंग है जब तक कि लॉ, फैक्ट्स या सर्कमस्टांस जो और एडवांस रूलिंग को सपोर्ट करने के लिए जो लॉ, फैक्ट्स और सर्कमस्टांस थे वो चेंज नहीं हो गए हैं, तब तक एडवांस रूलिंग जो है बाइंडिंग है। एडवांस रूलिंग को कब वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है वॉइड माना जाएगा, नल माना जाएगा फ्रॉम द इनिशियल पीरियड। जब एडवांस रूलिंग दिया गया था ऐसा माना जाएगा कि एडवांस रूलिंग दिया ही नहीं गया है। एकदम इनिशियल से जब कोई भी चीज वॉइड हो जाएगा तो ये उसका मतलब यही होता है कि वो चीज दिया ही नहीं गया है। वेयर अथॉरिटी, जब अथॉरिटी फाइंड कर लेती है कि एडवांस रूलिंग जो उसके द्वारा दिया गया था वो एप्लीकेंट ने या अपीलेंट ने, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, जो भी केस है, तो एप्लीकेंट ने या अपीलेंट ने बाय फ्रॉड, फ्रॉड के थ्रू या फिर सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स या मटेरियल फैक्ट्स का सपरेशन के कारण, मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस करके या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो तीन चीज है सर, पहला है फ्रॉड, दूसरा है आपका मटेरियल फैक्ट को आपने सप्रेस करा है एप्लीकेंट ने या अपीलेंट ने, तीसरा है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो या तो आपने फ्रॉड से एडवांस रूलिंग लिया है या जो मटेरियल फैक्ट्स था उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, उसको आपने बताया ही नहीं कि जो मटेरियल फैक्ट्स जिसके बेसिस पे डिसीजन चेंज हो सकता था उसको आपने बताया नहीं। मटेरियल फैक्ट क्या होता है? वैसा फैक्ट जो जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता था डिसीजन को, तो आपने मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करा है। या फिर तीसरा केस, आपने फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करा है, आपने फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करा है, तो वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फिर से एक ऑर्डर करेगी और उस रूलिंग को डिक्लेयर करेगी कि ये वॉइड एब इनिशियो है। और बाकी सारे प्रोविजंस इस एक्ट के रूल्स से जो भी है वो एप्लीकेंट और अपीलेंट पे वैसे ही अप्लाई होंगे एज इफ सच एडवांस रूलिंग हैड नेवर मेड मेन। ऐसा माना जाएगा कि एडवांस रूलिंग कभी लिया ही नहीं गया था। तीन केस में सर वॉइड हो जाएगा एडवांस रूलिंग, एब इनिशियो वॉइड हो जाएगा, फ्रॉड, सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, वैसा फैक्ट्स जो जरूरी था,
और मिस रिप्रेजेंटेशन। फैक्ट्स तो आपने बताया पर मिस रिप्रेजेंट किया आपने फैक्ट्स का। फीस कितना लगेगा सर एडवांस रूलिंग के लिए? पैसा लगेगा सर, फ्री में एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगा। तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाते हैं तो 5,000 रुपए आपको CGST और 5,000 रुपए आपको SGST में जमा कराना होगा। अपील करते हैं जब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का, जब आप ऑर्डर को अपील करते हैं अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, तो ये डबल हो जाता है, 10,000 रुपए CGST, 10,000 रुपए SGST। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लिए तो याद रहेगा आपको। प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय AAR। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जब एप्लीकेशन हमने डाला तो अथॉरिटी अब क्या करेगी? अथॉरिटी क्या करेगी, उसका एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगी कंसर्न्ड ऑफिसर के पास। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को एक कॉपी भेज देगी कि उससे जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उनसे ले लेगी। वो मैंने अप्लाई किया एडवांस रूलिंग के लिए एज एन एप्लीकेंट, मेरे जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, कंसर्न्ड ऑफिसर है, उनको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वो फॉरवर्ड कर देगी और बोलेगी आप अपना रेलिवेंट सबमिशंस जमा करिए। अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड द रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर, जो एप्लीकेशन मैंने जमा किया और मेरे से जो रिकॉर्ड्स मांगा गया और जो ऑफिसर से जो रिकॉर्ड मांगा गया, और आफ्टर हियरिंग मुझे भी सुना गया, एप्लीकेंट को भी सुना गया, एप्लीकेंट को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या एप्लीकेंट को डायरेक्टली और कंसर्न ऑफिसर या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सुनने के बाद जो एप्लीकेशन है, जो रिकॉर्ड्स मांगा गया, उस रिकॉर्ड्स को देखने के मद्देनजर रखते हुए और मुझे सुनवाई का मौका देते हुए, एप्लीकेंट को भी ऑफिसर को भी दोनों को सुना गया, उसके बाद एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगी, या तो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन को। मान लीजिए 7 केस से अलग है तो एडमिट नहीं किया जाएगा तो रिजेक्ट कर देगी। तो जब जब रिजेक्ट जो होगा सर, रिजेक्ट कब, अथॉरिटी कब एडमिट नहीं करेगी? जब आप 7 क्वेश्चंस के अलावा कुछ पूछ दिए हैं, या फिर जब आपका जो मैटर है, जो आप जिसके लिए एडवांस रूलिंग अप्लाई कर रहे हैं, वो या तो कहीं पे पेंडिंग है या कहीं डिसाइड किया गया है, ऑलरेडी डिसाइडेड है या पेंडिंग है, जो हम लोग पहले पढ़े थे, उस केस में अथॉरिटी कभी भी एडमिट नहीं करेगी। एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक एक हियरिंग नहीं मिलेगा एप्लीकेंट को, और अगर रिजेक्ट किया गया है तो उसका रिजेक्शन जो है स्पेसिफाइड होना चाहिए। रीजन फॉर रिजेक्शन जो है उसमें ऑर्डर में स्पेसिफाई, ऑर्डर आप तब तक रिजेक्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन को जब तक आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे देते हैं एप्लीकेंट को, और जो आपका रीजंस फॉर रिजेक्शन है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। किसमें होना चाहिए स्पेसिफाइड? वो ऑर्डर में आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऑर्डर आप भेजेंगे एक एप्लीकेंट को, एक कंसर्न ऑफिसर को। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास कोई आया एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आया और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिफर कर रही है, मतलब एक मेंबर का व्यू है कि ये ऐसे होना चाहिए, दूसरा मेंबर का कॉन्ट्रारी व्यू है। तो अगर उनका कॉन्ट्रारी व्यू है तो वो अपना पॉइंट उसमें मेंशन कर देंगे कि कौन से पॉइंट पे उनको व्यू लगता है कि अलग, उनका कौन से पॉइंट पे उन दोनों का व्यू अलग अलग है, और वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को रेफरेंस कर दे, वो रेफरेंस के लिए भेज देंगे कि आप इसको सुनिए और इसको आप ही डिसाइड करिए, ये हमसे तो नहीं हो पा रहा है। अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन गया, जो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या एक से ज्यादा पॉइंट के लिए उनका व्यू डिफरेंट है, मतलब वो मेंबर्स का व्यू डिफरेंट है। तो जब व्यू डिफरेंट है तब आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? तो जब आपका व्यू डिफरेंट है तो आप एक रेफरेंस देंगे, किसको रेफरेंस के लिए भेजेंगे? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी का दो काम है, एक तो रेफरेंस आ जाएगा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, एक जो अपील नॉर्मली होता है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो हम अपील करते हैं। तो दो तरीका का यहाँ पे एप्लीकेशन अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, और अपीलेट अथॉरिटी अपना अथॉरिटी जो है अपना रूलिंग स्पेसिफाई करेगी 90 दिन के अंदर। हम लोग देख ही चुके हैं। अपील कब होगा अपीलेट अथॉरिटी के पास? कौन अपील कर सकता है? जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर और एप्लीकेंट, तीनों आदमी। एप्लीकेंट के फेवर में है तो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर भी अपील कर सकते हैं, मेरे अगेंस्ट में है तो मैं खुद भी अपील कर सकता हूं, तो दोनों आदमी अपील कर सकते हैं। कितना दिन के अंदर अपील एप्लीकेशन फाइल करना होगा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रूलिंग, और फिर कॉन्डोनेशन पीरियड के साथ 30 दिन और हमको मिल जाता है। अगर अपीलेट अथॉरिटी डिफर करते हैं कोई पॉइंट में तो फिर वो एडवांस रूलिंग उस पर दिया ही नहीं जा सकता है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अगर डिफर करते थे तो क्या होता था? तो फिर एक रेफरेंस के लिए भेजते थे अपीलेट अथॉरिटी के पास। पर अगर अपीलेट अथॉरिटी ही डिफर कर रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी को ही समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उस ऑर्डर को उस क्वेश्चंस के अगेंस्ट में एडवांस रूलिंग कभी दिया ही नहीं जा सकता है। इसी के साथ आपका एडवांस रूलिंग का चैप्टर खत्म हुआ। बहुत आसान था, इसको एक बार देख लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।